बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िर खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्सा की उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क भर में इस वक्त जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है और इसी के साथ तुग़यानी का सिलसिला भी जारी है और अभी भी प्रोडिक्शन के मुताबिक अगला पूरा हफ्ता भी बारिश नज़र आ रही है। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये बारिश का सिलसिला चलता है। हम शहरों में रहने वाले लोगों को शायद इतना महसूस नहीं हो रहा, बारिश हो रही है और उसी के साथ निकासी आप अच्छी है, पानी निकल जाता है। लेकिन गांव देहातों में तुग़यानी आ गई है, नाले बिफर गए हैं और KPK से जो फुटेजेस आ रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं और डिस्टर्बिंग है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, जो हुकूमत पाकिस्तान भी रिक्वेस्ट कर रही है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाएं आप लोग अपनी वेकेशंस को। मौसम जब अच्छा है तो अपने घरों पर ही मौसम को एंजॉय करें, अपने शहर में मौसम को एंजॉय करें। लेकिन इस वक्त जो है वो अगर आप लोगों ने रुख करना है नॉर्थ का तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपको मेक श्योर आप लोग हों इस बात पे कि किसी भी किस्म का जो है वो वहाँ पर नदी नाला जो है वो बिफरा नहीं हुआ या तुग़यानी की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एंड विल होप कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जितनी भी ज़िले इंतज़ामिया हैं हर तरफ पूरे मुल्क में, वो इस चीज़ के लिए कोशिश होंगी कि अपने अपने इलाकों को जो है वो देखा जा सके। वेल आई हैव हर्ड दैट, आपको पता है KPK में एक दफ़ा जो कुछ लोग फंसे थे चेयरलिफ्ट में और चेयरलिफ्ट को जो है वो सारे दिन की रात की मेहनत के बाद जो है निकाल लिया गया था। मुझे इस तरह कोई पता चला है कि हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है उसके ऊपर और पाकिस्तान की मतलब इसी चीज़ को किसी ऐसे इलाके को कैप्चर किया गया जहाँ पर लिफ्ट फंस गई थी। उसी तरीके से हमारे पास एक और वो वाक़या भी है जो एक पूरी फैमिली जो है वो फंस गई थी। आई गेस चित्राल वाली तरफ था सैलाब आया या मनसेरा वाली तरफ आया था। स्टोरी कौन सी वाली थी? स्टोरी वाली वो जो कौन सी थी? सारे तकरीबन 4 भाई थे, 5 भाई थे, पूरी फैमिली थी। हाँ, वो पत्थर के ऊपर वेट कर रहे थे और दूसरी तरफ से जो है वो कोई इंतज़ाम नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है पैदा, लेकिन अगर आपकी हुकूमत सही तरीके से काम करी और उनके पास वसाइल पूरे हों तो बहुत सारी सिचुएशन से बचा जा सकता है। उसके अलावा भी आपको हर चीज़ हुकूमत जो है वो आपको बेशक बताती भी होती है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीज़न भी आप लोगों की कोई बनती है। आप कोशिश किया करें कि अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास अपने मोहल्ले वालों का भी ख्याल रखने की कोशिश किया करें। बहुत सारे घरों में यहाँ पर तो हम शहरों में वैसे इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं, लेकिन गाँव में बहुत सारे घरों में इस वक्त पानी टपक रहा है। KPK के बहुत सारे इलाकों में ये सूरत हाल है। सो वो जो 5-6 दिन लगातार बारिश होती है तो वो छत भी तकरीबन जो है वो उसकी बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। सो कोशिश किया कर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखना। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको ये मालूम ही है कि अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक और हाईवे के ऊपर रश और सुबह के औकात में जब ऑफिस का वक्त होता है तो ज़्यादा रश फेस करना पड़ता है। अब ऊपर से जब बारिश भी हो जाए, ऑफिस का वक्त भी है, सुबह के वक्त आप आ रहे हों, एक ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है वो रश होता है और फिर जब आप फैज़ाबाद के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक चौकी लगी हुई है जिसकी वजह से आपको फिर से इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, सोने पे सुहागा आजकल ये हो रहा है कि वहाँ पर क्योंकि मोहतरमा कोई नहीं आई हुई है, हमारी CTO साहिबा, उनकी जानिब से जी कहा गया है कि अब लोगों को रोक के उनके जो है ना वो लाइसेंस भी चेक करें और उनको सीट बेल्ट नहीं जिसने पहना उसका ये करें वो करें, ऐसा करें। सुबह सवेरे जी सुबह सवेरे आज मुझे रोका गया और मुझसे पहले भी काफ़ी गाड़ियों को रोका जा रहा था, लाइन लगी हुई थी और जब मेरे तक पहुँचे तो वो साहब थे कोई और उन्होंने मुझे अपना नाम भी शेयर किया, लेकिन चले मैं नाम नहीं उनका बताता, ठीक है। इतनी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, यंगस्टर कोई ऑफिसर था। सो इट वाज लाइक कि उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग सीट बेल्ट्स वगैरह जो है वो चेक कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, मैंने बोला कि मैं एक जगह पे मॉर्निंग शो करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप अपना कार्ड दिखा दें, थोड़ा सा साइड पे कर दें। तो मैंने लाइसेंस ही मैं ढूंढ रहा था, बस लाइक नहीं कोई भी जो है ना वो आप कार्ड दिखाते हैं। तो मैंने उनको वो कार्ड दिया, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा। जब तक मैंने गाड़ी रोकी मुझे आके बोलते हैं आप हाफिज़ हैं? मैंने बोला हाँ। मुझे बोलते हैं हाफिज़ हो के आप ये किस फील्ड में आ गए हैं? मैंने बोला यार ये मैं किस फील्ड में आ गया हूँ, मतलब क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हाफिज बंदा है वो क्या सिर्फ मस्जिद को जाके संभाले? ठीक है, वो सिर्फ शलवार कमीज जो है वो पहन के शलवार कमीज, दाढ़ी मूंछ, हाथ में तस्बीह, ये तो कॉमन है ना। ये वो सोच है पाकिस्तान की जिसको तोड़ते हुए अरसा दराज मुझे गुजर गया है। आज मेरी उम्र 27 साल है और बचपन से मैं ये चीज़ सुनता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं मस्जिद में तरावी पढ़ाया करता था तब भी बहुत सारे जो है वो दाढ़ियों वाले साहिबान मुझे आके बोला करते थे कि आप जो है वो पेंट शर्ट क्यों पहनते हैं? ठीक है, आप हमारे इमाम हैं, ठीक है, आपके पीछे नमाज हमने पढ़नी होती है। आप जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, आप वहाँ पे तस्वीरें अपलोड करते हैं अपनी फेसबुक पे, वो क्यों करते हैं?
आप लोग बंदा क्या करें, हाफिज होने का मतलब ये है कि आप जो है वो सिर्फ दीन की एक साइड जो है इबादत वाली उसको पकड़ के मस्जिद के अंदर बैठ जाएं। भी यही है ना कि आपने दीन और दुनिया साथ लेके चलना है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आप जो है बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाले बन जाए और आप बैठ के बस सिर्फ अल्लाह को याद करें। अल्लाह ने हमेशा इस चीज़ का कहा है कि आपको दुनिया को भी साथ लेके चलना है। अब दुनिया जितनी जिद्दत पकड़ रही है उसके हिसाब से ही हमने भी ढलना है। तो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट अगर कोई हाफिज है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हिफ्ज कराता फिरे और वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और वैसे भी हर इंसान की अपनी पर्सनल जो है वो भी होती है कि उसको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। सो इस पे किसी का ये तो और मैं आपको बताऊं, ये मैंने यहाँ पर नहीं देखे, मैंने हर जगह पे देखे। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो एक ग्रुप कैप्टन रिटायर साहब वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो मेरी वालदा को बोलती हैं कि आपका बच्चा अगर उसमें लायक है तो आप अपने बच्चों को उसी तरफ आगे क्यों नहीं भेजती, मतलब यहाँ पर क्यों लेकर आ रही हैं ये वो। सो माय मदर वाज लाइक कि क्या मतलब, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा दिनों दुनिया में बराबर रहे। बट फिर वो आगे से एग्जांपल देने लगे, नहीं जनरल अयूब साहब को आपने देखा, जनरल अयूब साहब भी इतने अच्छे प्रेसिडेंट थे ये वो, लेकिन वो भी हाफिज थे तो उन्होंने वो वाली साइड अपनी बिल्कुल छोड़ दी, इस तरफ जो है ना वो निकल गए। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के थॉट्स होते हैं और इन सारे लोगों के थॉट्स को बहुत अरसे से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग। वैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी से ये पूछना कि आपने वोट किसको डाला और आपका मज़हब क्या है, आपका अकीदा क्या है, आप अपने मज़हब पे किस कदर चलते हैं। दीज आर वेरी पर्सनल ओपिनियंस एंड एक इंसान की बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने उससे पूछा हो कि जी आप सुबह जो हैं वो क्या कपड़े पहनने वाले हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनल। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सोशलाइजिंग या सोशल लाइफ डिस्कस करना इज समथिंग एल्स, बट पर्सनल चीज़ों के बारे में अपनी राय इम्पोज कराना इज़ वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली जी। और दूसरी चीज़ ये अपील है हमारी कि खुदारा सुबह के वक्त वैसे ही बहुत रश होता है, मजीद जो है वो चेकिंग में डाल के लोगों को ये बात तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की कि बहुत ज़्यादा रश होता है। हर किसी को ही जाहिर सी बात है सुबह पहुंचने की जल्दी होती है और फिर आपको अगर ऑलरेडी 50 मिनट का एक सफ़र तय करके अपने ऑफिस पहुंचना है और उसमें रोज़ ही आपको जो है एक तो ट्रैफिक जैम मिल जाता है और ऊपर से अब जांच पड़ताल भी होगी। सो आई थिंक वो सिटी कैमरास कि अगर वो हैं वो इसी मकसद के तहत है, आपने चालान करना है तो या आप ई चालान भिजवा दें, लेकिन आप किसी को बिला वजह सुबह सवेरे रोक के उसको मजीद देर क्यों करवा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके ट्रैफिक जैम की वजह से उसे हो ही रही है। आगे बड़े तंग आए हुए हैं महंगाई की वजह से इस मुल्क के अंदर जो है ना वो जितनी सिचुएशन बैड होती जा रही है। नजम आजकल तो जिस दुकानदार के पास जाओ, जिस गाड़ी करीब में बैठ जाओ, हर बंदा इतना तंग है कि वो कह रहे हैं कि बस अब फटने का वक्त आ गया है। बट पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत हम फिर भी कह रहे हैं कि शायद कोई बेहतरी आया हो, हम वेट करें, लेकिन वैसे हम फटने के दर पे हुए हुए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई थोड़ी बहुत हमें बेहतरी। आप सिचुएशन को देखें ना, पार्टीज नहीं बन जाती हैं, नाम वही होते हैं, पुराने चेहरे होते हैं, ठीक है, वो पहले भी साहब से वजीर रहे होते हैं, दोबारा आके वो वजीर लग जाते हैं। अगर उन्होंने कारकर्दगी दिखानी होती तो पुरानी पार्टी में रह के भी दिखा सकते होते थे ना, एटलीस्ट, और कहीं नहीं तो अपने हलके में ही दिखा देते। बट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने से कोई जो है वो काम नहीं बदल जाते हैं, काम वही रहते हैं, कर्म वही रहते हैं। सो जिनका भी चुनाव करें वैसे काफ़ी सोच समझ के करें। ख़वातीन औज़ार प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ठीक है। ये शुरू में आपसे गपशप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आते हैं आज के जो है वो एजेंडे की तरफ, और सबसे पहले शामिल करते हैं सुबह की खबर। और हमारे पास खबर है वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम हर साल न्यूजीलैंड से ज़्यादा आबादी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज 26 करोड़ की आबादी से तजावुज़ कर चुका है। हर साल न्यूजीलैंड से ज़्यादा आबादी हम पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 2030 तक हम आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं। दुनिया हैरान थी कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत ने इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों में मुनक्कद होने वाले पाक चाइना फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो 240 वफूद और 140 चाइनीज़ कंपनीज़ पर मुश्तमिल थी। 340 दोनों तरफा जो है वो बिज़नेस मीटिंग्स हुई हैं। 22 कंपनीज़ ने मुआहदे जो है वो साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में 629.5 मिलियन डॉलर मालियत के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद उन 22 कंपनीज से गुफ्तगू की है और उन्होंने किस तरह चीज़ों को ग्राउंड पर लेकर आना है उसका जायज़ा हम लोग ले रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में 13 इक़साम की जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है जो सब बाहर से इम्पोर्ट होती है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की पहली वैक्सीन का पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दिया गया है। आज पाकिस्तान 85% दवाएं खुद बनाता है, 85% दवाओं का 95% खाम माल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हम लोग हाँ मतलब रॉ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बना यहाँ पर रहे हैं, असेंबल यहाँ पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन चलो एक स्टेप तो हम साइकिल जो है वो मंगवा ली है, घर पे ही आपने उसको असेंबल करनी है, बट मंगवाई फिर भी आपने बाहर है, सही है। सो वो पतंग भी आप बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन उसको उड़ाने के लिए जो है आप उसको तार वगैरह खुद लगा देते हैं। सो आई थिंक वैसे पतंग घर पे भी बनाई जा सकती है। सो अल्लाह करे हम इतने आगे बढ़े, हाँ हम इतने खुद कफील हो जाएंगे, हम दवाइयों की प्रोडक्शन भी खुद ही शुरू कर दें, क्योंकि नजम बहुत सारी ना दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती हैं। अब जैसे थायराइड की जो गोलियाँ मिलती है ना, वो इतनी सी डब्बी होती है, जो जिस टाइम पे मेरी वालदा को थायराइड हुआ था, आई थिंक आई वाज इन 4th और 5th क्लास, ठीक है, वो डब्बा मिलता था, उसमें 60 गोलियाँ होती थी, बहुत छोटी छोटी माइनर सी गोलियाँ होती है, और वो डब्बा था 8.5 रुपए का। और अब वो डब्बा जो है वो हज़ारों तजावज़ कर चुका है। तो सोचे, और वो आपने दिन में 4 सुबह खानी होती है, रात को भी 4 खानी होती है। सो विच मीन्स 15 दिन में आपका वो डब्बा मुख भी जाता है, राइट। सो आप सोचें, और उसकी प्रोडक्शन के हवाले से भी यही है कि बहुत बार ऐसे होता है कि वो शॉर्ट हो जाती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है। थायराइड के पेशेंट का एक भी दिन उस गोली के बगैर नहीं गुजरता है। सो ऐसे बहुत सारी और भी हमारे मुल्क में अमराज हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि हमारे जितने भी ये जो सियासतदान हैं, ये इतना क्लेम करते हैं कि हमारी सेहत का निज़ाम अच्छा हो रहा है और हम लोग बेहतरी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर अच्छा हो रहा है तो फिर और हमारा तालीम का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है, में रेशियो बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, हमारा तालीम का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है। तो इस पर ये सवाल जो है ना वो उठता है कि फिर आप लोगों के बच्चे बाहर जाके क्यों पढ़ते हैं। दूसरा ये सवाल उठता है कि आप लोग बाहर जाके इलाज क्यों करवाते हैं। exactly. अभी भी पिछले दिनों सिंध के एक और वजीर साहब से पता चला वो भी दुबई में जाके इलाज करवा रहे हैं। जिसको कोई मर्ज लाहक होता है वो जाके बाहर इलाज करवाता है। में जो इस वक्त हाल चल रहा है वैसे सेहत के और ये हरगिज जो है वो आगे से क्लेम जो है वो नहीं देना चाहिए सियासतदानों को एटलीस्ट के बाकी अवाम के बच्चे भी तो बाहर जाके पढ़ते हैं, बाकी लोग भी तो बाहर से इलाज करवाते हैं। जी बिल्कुल करवाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो है ना मुल्क का निज़ाम ठीक करना होता नहीं है। उनके हाथ में जो है वो तालीम का निज़ाम या सेहत का निज़ाम वो ठीक कर नहीं सकते। आपके हाथ में ये सारी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी पॉलिसीज़ में जब आप नाकाम हो जाते हैं तब आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और ख़ुद जाते हैं बाहर लंदन इलाज करवाने के लिए, खुद जाते हैं दुबई इलाज करवाने के लिए। और ये कोई एक पार्टी के किसी एक सियासतदान की बात नहीं है, तमाम पार्टीज़ के तमाम सियासतदान जिसकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो वहाँ पर इलाज करवाता है। अब देखिए, जैसे मेरी और नजम की असाइनमेंट है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है कि हम आके सुबह यहाँ मॉर्निंग शो करते हैं, आप लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको किन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आजकल जो हैं वो वायरल जा रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आगाही देना बेसिकली ये हमारा काम है। लेकिन अगर हम जो है वो रोज़ सुबह आके यहाँ बैठ जाएँ, मैं और नजम चाय पीते रहें और बस गप्पे लगाते रहें और आपको बेसिकली जो एक्चुअल काम है, जो अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है, वो ना करें, तो क्या आपको लगता है कि हम जो पैसे ले रहे हैं वो हम हलाल कर रहे हैं? नहीं। तो यही काम जो है, जिनका जो काम होता है, अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो विच मीन्स आप अपनी रोजी रोटी का जो जरिया है उसको हलाल ही नहीं कर रहे हैं। अपने असाइनमेंट को पहचानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र करते हैं, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर पाकिस्तान का जवाब है। फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह का मौसर रद्द अमल। अंसार शाह ने जवाब में कहा कि जनाब सदर, पाकिस्तान भारत के गुमराहकुन बयान का जवाब देने के लिए दोबारा इजहार ख्याल पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि यह हक़ाइक़ को मसख़ करने और ज़मीनी हकीकत को गलत अंदाज में पेश करने की एक बेसूद कोशिश है। फर्स्ट सेक्रेटरी का कहना था कि सबसे पहले सिंध तास मुआहदे की बात, इस मुआहदे में कहीं भी उसे नाम नेहाद मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारत का एक तरफा इक़दाम सरासर गैर कानूनी है। अगस्त 2025 में सालसी अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर करार दिया कि सिंध तास मुआहदा उसके तनाज़ात के तस्वीये के तरीक़ाकार समेत बदस्तूर मौसर, कानूनी तौर पर लाजिम और मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान की आबादी को भूख और पानी की किल्लत का शिकार बनाने के ऐलान करदा मकसद के तहत मुश्तरका आबी वसाइल को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन और कानूनी मुआहिदों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय नुमाइंदे को आईना दिखाते हुए अंसार शाह ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी का भी मुर्तकिब है, ख़ुसूसन भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में, जहाँ कश्मीरी आवाम को सलामती कौंसिल की मुतादिद करारदादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए हक़ की खुदरादियत से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। वहीं पर भारत अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बिलखुसूस आर्टिकल 25 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है, जिसके मुताबिक तमाम रुकन ममालिक सलामती कौंसिल के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद है। जम्मू कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था और ना ही है।
काबिज ताकत के किसी भी एक तरफा या गैर कानूनी इकदाम से जम्मू कश्मीर की तारीखी, कानूनी और मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह ने मजीद कहा कि भारत को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत अपनी तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे, न कि उनकी खिलाफ वर्जी करे और मुस्लिमा हक़ाइक़ से जो है वो इनकार करता रहे। और ऐसा ही हमें देखने में आ रहा है। तो इनफैक्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की हम क्या ही बात करें, मकबूजा जम्मू कश्मीर की हम क्या ही बात करें, जो भारत में हो रहा है इस वक्त, उस पर अगर अब इंसान सिर्फ एक नज़र भी डालें तो भी ये तस्वीर बिल्कुल आया हो जाती है कि अगर वो अपने लोगों को नहीं बख्श रहे हैं तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है। इनके क्रिकेटर हैं अजहरुद्दीन, रिटायर्ड क्रिकेटर है, उन्होंने बोला कि उनकी बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया कि वो मुसलमान थी और मुसलमानों का मखसूस कोटा था, कुछ इस किस्म का प्रॉब्लम था। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी की, उन्होंने बोला कि मेरा दादा नवाब था, मेरा बाप नवाब था, मैं नवाब हूँ और मेरे साथ ये सलूक हो सकता है तो इंडिया में जो है मुसलमानों के साथ मजीद क्या क्या हो रहा होगा। उन्होंने कहा मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भारत का असली चेहरा है क्या। और आजकल वैसे भी जो सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वो भारत का असली चेहरा देख के लोगों को खौफ आ रहा है कि सोचे अपने लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं। एक आम प्रोटेस्ट को जो कि एक मेरे ख्याल से पुरअमन प्रोटेस्ट है, उसकी वजह से लोगों को बिला वजह जो है वो जेलों में डाला जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। सोने और चांदी की इस वक्त आलमी व मकामी मार्केटों में आज फिर जो है वो एक बार फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। बैनुल-अक़वामी बिनियन मार्केट में आज बुध के रोज़ फी औंस सोने की कीमत में $46 के इजाफे के बाद नई आलमी कीमत $4114 की सतह पर आ गई है। आलमी मार्केट के ज़ेर असर मकामी सराफा बाज़ारों में भी आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 24 कैरेट के हामिल फी तोला सोने की कीमत $4,600 का इजाफा होने के नतीजे में नई कीमत $4,33,836 की सतह पर आ गई है। इसी तरह मकामी सतह पर फी 10 ग्राम सोने की कीमत $3,944 से बढ़कर $3,71,944 की सतह पर आ गई है। सोने की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्क में फी तोले चांदी की कीमत $7 के इजाफे से $6,403 और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत में भी $6 के इजाफे से $5,490 की सतह पर आ गई है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। एग्जैक्टली। तो अब सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोने की कीमत काफ़ी अच्छी, क्योंकि आप देखिए आपने इन्वेस्टमेंट की है नजम, तो कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, रोज बढ़ती रहे। कीमत सुनने में आ रहा है इस साल के एंड तक 6 लाख रुपए तक चली जाएगी। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग कर लें इसके अंदर। सुनने में ऐसा आ रहा है, आई डोंट नो ऐसा होता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों की माहिरीन की राय है कि ऐसा हो जाएगा। पिछले दिनों में मैंने एक शादी देखी थी जिसमें उस खातून ने शादी में कुछ भी नहीं पहना था, उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी, लेकिन उसने गोल्ड भी बिल्कुल ही कुछ नहीं पहना था। और वो इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा था कि अगर महंगाई है और नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं है, सीधी सादी शादी भी मुमकिन है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं कि उनको होता है कि लोग क्या कहेंगे, सो अब लोगों की सुनना वैसे भी अब छोड़ देनी चाहिए। अब वो दुनिया रही नहीं है कि हम यही फिक्र करते रहे कि लोग क्या कहेंगे। जो आपको सूट करता है आप उस तरह चलें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत समेत कई शोबों पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मैनिला में रूसी हम मनसब से मुलाकात की है, जिसमें तजारत समेत कई शोबों पर ताउन हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मैनिला में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस ने तजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर अहम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा किया और दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल-जहती फॉर्म्स पर ताउन और बाहमी राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये बताया गया है कि मुलाकात के दौरान पाक रूस शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबत की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि इसाक डार और सरगई लारूफ ने दरमियानी इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान के मुताबिक दोनों ममालिक ने मुस्तक़बिल में भी बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ है और मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए मुलाकातें डिप्लोमेटिकली होना बहुत ज़रूरी है, जबकि ख़ित्ते में सूरत हाल चेंज हो रही है। चीन आपका दोस्त है, रशिया भी आपका दोस्त है, अमेरिका की तरफ आपकी अच्छी निगाहें हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर मज़ीद तरक्की करनी है तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हर किसी के साथ अपने मुआहदे करने पड़ेंगे और इस खत्ते
में एक मेजर स्टेक होल्डर का जो हम किरदार अदा कर रहे हैं उसका हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और वो फ़ायदा आम जो इंसान है उस तक पहुंचना चाहिए। वो फ़ायदा होना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, उनको ऐसी स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए। वो फ़ायदा ये होना चाहिए यहाँ पर हेल्थ केयर का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, चाहे आपके मुख्तलिफ ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद से हो, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिनका बराह रास्त आवाम के साथ ताल्लुक हो और उसमें मज़ीद बेहतरी आए। पाकिस्तान का इन लार्ज, पाकिस्तान का अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बहुत अभी तक भला हो चुका है फ़ॉरेन लिहाज से, और हमारे डिप्लोमेटिकली जितनी हमारी कोशिशें हैं उनकी समरात ऐसे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वो जो समरात हैं वो अभी मिलना बाकी हैं। उन समरात के लिए डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना और ये मुलाकातें करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत खुशाइन बात है, और जाहिर सी बात है जितने हम डिप्लोमेटिकली पाथवेज बनाएंगे, जितने हम स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए नए मौके भी खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं मेयर न्यूयॉर्क का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर यू टर्न। आपने देखा ही होगा, उसने कुछ दिन पहले जो है ये बयान दिया था और अब उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने यू टर्न मारा है। यू टर्न क्या मारा ये आपको बताते हैं। मेयर न्यूयॉर्क जोरान ममदानी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर यू टर्न ले लिया और कहा इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मौजूद बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी को संजीदगी से लिया जाना चाहिए, ताहम इस वक्त न्यूयॉर्क शहर की इंतज़ामिया उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जोरान ममदानी का कहना था कि इंतज़ामिया इस कानूनी पहलू का जायज़ा ले रही है कि आया अगर नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आए तो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है या नहीं। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर भी जोर दिया कि अगर कानूनी तौर पर मुमकिन हो तो नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट पर अमल दरामद किया जाएगा। मेयर न्यूयॉर्क ने मजीद कहा कि नेतन्याहू जंगी मुजरिम है और उनकी असल जगह हिगमैन बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के सामने है, जहां उन पर मुबैना जुराइम की समाअत होनी चाहिए। अब इससे पहले अगर हम देखें तो ये मामला था क्या, जोरान ममदानी ने ट्विटर पे एक ट्वीट की थी, बेसिकली एक्स पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ही इज़ अ वॉर क्रिमिनल और उनको अरेस्ट करना चाहिए और अगर इफ़ ही कम्स टू न्यूयॉर्क तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और नेतन्याहू को सितंबर आने वाला है ना, या सो उन्होंने जनरल असेंबली का इजलास आने वाला नहीं, या सो उन्होंने ट्रंप ने जो है चूंकि ये बात की कि नहीं जी उनको कोई नहीं अरेस्ट करेगा, उसके बाद जोरान ममदानी ने दोबारा एक वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि या फाइन ही इज़ यू नो वॉर क्रिमिनल बट स्टिल हम इस बात का अभी जायज़ा लेंगे कि आया उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुबह इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था विच मीन्स तब उन्होंने जायज़ा नहीं लिया था, या तब शायद हालात कुछ और थे, या फिर शायद तब वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से इतनी खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं आई थी कि नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। खैर जो भी है बस भले के लिए हो इस दुनिया के। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान ने 14 साल बाद वुमेंस जूनियर एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर दिया। पाकिस्तान वुमेंस जूनियर हॉकी टीम ने एक और संग मील अबूर करते हुए 14 साल के तवील अरसे के बाद वुमेंस जूनियर एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। इस बात की बाकायदा तस्दीक एशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अरसाल करदा एक रस्मी ख़त के ज़रिए की है। एशियन हॉकी फेडरेशन के सदर ने कहा है कि अपने ख़त में उन्होंने बताया कि कौमी जूनियर वुमेंस टीम ने ये तारीखी कामयाबी वुमेंस जूनियर AHF कप 2026 में अपनी शानदार कारकर्दगी और बेहतरीन हतमी रैंकिंग की बुनियाद पर हासिल की है। सो विल होप कि ये टीम जब जाएगी तो यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी और इस स्पोर्ट को भी कोई कवरेज मिलेगी। एक तो वैसे ये हॉकी एक निगलेक्ट है, दूसरा अगर हम क्रिकेट में भी ख़वातीन की क्रिकेट को देखें तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। सो विल होप कि ये जो स्पोर्ट है इसके ऊपर भी इसको रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक अहम पेशरफ जो है वो करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 38वीं पाकिस्तान स्क्रैबल चैम्पियनशिप का टाइटल हसन हादी खान ने जीत लिया है। तफसीलात के मुताबिक 38वीं जो पाकिस्तान स्क्रैबल चैम्पियनशिप हो रही थी उस मुल्क भर में 80 बेहतरीन खिलाड़ी शरीक हुए थे। हसन हादी खान ने 27 में 20 मैचेस जीत कर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया है। वो सनसनीखेज आखिरी मुकाबले में 14 साल अहमद सलमान को शिकस्त देकर कौमी चैम्पियन बन गए हैं और विनिंग ट्रॉफी भी हासिल कर ली है। साबिक वर्ल्ड यूथ चैम्पियन अली सलमान तीसरे और साबिक एशियन यूथ चैम्पियन हाशिम हादी चौथे नंबर पर है, जबकि दिफाई चैम्पियन
पाकिस्तान नंबर 1 वसीम खत्री ने 5वीं पोजीशन हासिल की है। सेकंड डिवीजन में मोहम्मद अजीज ने पहली, एमन फैसल ने दूसरी और अफान सुहेल ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। अब स्क्रेबल कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। इससे पहले हम हमेशा जब ये कहते थे कि पाकिस्तान में बेसिकली दूसरी स्पोर्ट्स जो होती हैं उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। नाउ फाइनली वी आर सीइंग के बहुत सारे स्पोर्ट्स आ रही हैं उभर कर। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है और दे आर रेडी कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकें। सो दीज आर योर प्लेटफॉर्म्स। ख़वातीन हज़रात, आपको ये बताते हैं कि पंजाब में 96 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल होने का इंकशाफ हुआ है। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पंजाब भर में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उसके ऊपर एक रिसर्च की गई, जिसमें महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपोजिशन रुकन असम्बली अहमद रशीद भट्टी के सवाल पर तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश की हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान की 45 में से पंजाब की 30 तहसीलों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद ज़्यादा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कहा कि महकमा स्कूल एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाने के लिए सरगर्म है और स्कूल इनरोलमेंट मुहिम समेत दीगर इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए गए हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और पंजाब के अंदर एक चीज़ आई, पंजाब के मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सुन के जो है वो काफ़ी अच्छा लगा और ये देख के काफ़ी जो है वो दैट इज़ वेरी ट्रू, बट स्टिल दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ रही है, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं होगी तो सोचें हमारे मुल्क का क्या होगा। क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, तो अगर हम अपने बच्चों को इस नस्ल को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो आगे अपनी नस्ल के लिए क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता ही वहाँ की नौजवान नस्ल पर है। सो वी आर होपफुल, जैसे कि नजम ने बताया कि वी आर होपफुल कि पंजाब हुकूमत बल्कि हमारी जो ओवरऑल मुल्क की हुकूमत है वो बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जो इनिशिएटिव्स उठा रही हैं, जो इक़दाम कर रही हैं, वो खुशाइंद साबित हो हमारे फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली इसी के साथ हम लोग वक्फा शामिल करते हैं जी। वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे भारत की हठधर्मी के हवाले से। आपको हम ये तो बताते रहते हैं कि उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और दुनिया भर में जारी बर्बरियत और जुल्म सितम की कहानियाँ, और लेकिन भारत के अंदर जो अपनी सिचुएशन है, चाहे वो कश्मीर की बात हो या बाकी रियासतों की बात हो, पहले तो सिर्फ ये एक ख़ास रेसिस्ट जो है वो नज़रिए के तहत किया जाता था, मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़। लेकिन अब भारत अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू हो गई है और उसमें अपने फ्यूचर यानी कि तलबा और नौजवानों के एहतजाजी जो है वो मामला इस वक्त जो जारी व सारी है। और मामला क्या है? एजुकेशन रिफॉर्म्स का मामला है और उसी के ऊपर बात की जा रही है कि भारत की कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त जो है वो नौजवानों के एहतजाजी मामले की वजह से ख़बरों में है। और ये तहरीक अभिजीत दिपके की क़यादत में सामने आई है, जिसका आगाज़ एक तंज़िया ऑनलाइन मुहिम के तौर पर हुआ था, लेकिन बाद में ये तालीमी निज़ाम, इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और तलबा के मसाइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक में तब्दील हो गई है। और जहाँ पर ये कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े एहतजाज किए हैं, जिनमें मुजाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। मुजाहिरों में तलबा, नौजवानों और दीगर तबकात के अफराद शरीक हो रहे हैं, जबकि पार्टी ने अपने मुतालबात के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। नई दिल्ली में इम्तहानी बेज़ाब्तियों और तलबा के मसाइल के खिलाफ शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक अब जो है वो सियासी कशीदगी में इजाफा कर रही है। पार्टी के एहतजाजी मुजाहिरों ने नौजवानों में बहस को ये जन्म दिया है कि हुकूमत पर मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने के जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। एहतजाज में शरीक इंसानी हुकूक के कारकुन,
सोनम वांगचुक जो हैं उनको मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद सूरत हाल मज़ीद मुतवज्जा हो रही है, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर मौजूद थे और तकरीबन 21-22 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की और अभी भी वो कुछ खा पी नहीं रहे, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल शिफ्ट करके उन्हें ड्रिप्स के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किए जा रही हैं चीज़ें। अब नाक़िदीन का ये कहना है कि रियासती इदारों के इस्तेमाल से अवामी गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। एहतजाज के दौरान सामने आने वाली वीडियोज़ में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वो कहीं पर भी इंसानी हुकूक पर पूरे नहीं उतरते। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हमने ये देखा कि जब तलबा उठते हैं तो फिर क्या अंजाम होते हैं। और एजुकेशन रिफॉर्म्स की जो बात चल रही है और भारत के अंदर जो हटदर्मी जारी है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आई होप यू डूइंग वेल सर। सर ये फरमाइएगा कि भारत की पहले जो हटदर्मी थी विद इन भारत कश्मीरियों, सिखों, मुसलमानों के साथ, अब अपने तलबा पे भी जुल्म सितम शुरू कर दिया है। ये जो सेकुलर स्टेट होने का इनका दावा है, तरक्की याफ्ता स्टेट होने का इनका दावा है, अपने वसाइल को सही इस्तेमाल करने का और एक लार्जर डेमोक्रेसी का ये जो दावा है, ये सारे दावों पे तो ये मुल्क बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता। क्या कहेंगे सर? सर आप तक आवाज आ रही है हमें? ठीक है, शायद उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, बट आपकी नज़र से भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो गुजरी होंगी। ठीक है जिसमें सर आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 सर, आपने मेरा सवाल सुना है तो प्लीज जो है सर बताइए। जी मैंने आपका सवाल सुना, बहुत शुक्रिया और इंतहाई अहम मौजू है। देखिए भारत, मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं ब्रीफली आपके नाजरीन के लिए इस पूरे मामले की बैकग्राउंड को जो है समराइज करना चाहूँगा। भारत ने अपना वजूद जो है पार्टीशन के बाद उसको आइडेंटिफाई किया एक सेकुलर डेमोक्रेसी के तौर पे, और यही वो बुनियाद थी जिस पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़े मुल्क जो तारीखी तौर पे कभी भी जो है एक यकजान मुल्क के तौर पे सिवाय ब्रिटिश रूल के, और उसमें भी बहुत सारी कोई 500 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रियासतें थी, वो कभी भी कोई भारत नाम की या हिंदुस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो ब्रिटिश इंडिया था जिससे ये मौजूदा भारत या हिंदुस्तान जो है उसको बनाया गया। तो वो कांग्रेस के ज़माने में तो उस चीज़ का भरम रहा काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें भी बतदरीज कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म, कुछ रियासतों में जो कि अलहदगी पसंद रियासतें थीं इनकी साउथ ईस्ट की, उन पर जुल्म, और पाकिस्तान बैशिंग जो है ये भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप और कल्चर का एक हिस्सा रही। लेकिन इन तमाम चीज़ों में शिद्दत उस वक्त आ गई जब भारत के इक़्तिदार पर इंतहा पसंद जमात RSS के पॉलिटिकल विंग बीजेपी ने कब्जा किया, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने एक नया जो है ना रेन ऑफ टेरर वो उन्होंने अपने लोगों पे शुरू कर दिया, जहां पर कश्मीर में जो है अपने आइन की आर्टिकल 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया, उसको अपना यूनियन का हिस्सा बनाने की कोशिश की, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, सिखों के साथ, लो कास्ट हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यानी इन तमाम माइनॉरिटीज़ को जो सेकुलर भारत के जो इमेज को उसको इन्हांस करते थे, वो उन्होंने उनको उस तशख़्ख़ुस को उन्होंने पामाल करने की कोशिश की। और अब ये एक नया एक वेव आई है जिसमें भारत की जनरेशन जी जो है, जेन जी, वो अपने एक शऊर को जो है उसको एक्सप्रेस कर रही है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को, यूथ को। हमें याद रखना चाहिए कि ये एक इससे पहले पंजाब में और चंडीगढ़ के जो मेजॉरिटी सिख किसान थे उन्होंने भी एक एहतजाज किया, लेकिन उसको भी उस वक्त क्रश कर दिया गया। लेकिन वो एहतजाज
एक ख़ास इलाके तक और एक ख़ास सोसाइटी के एक सेगमेंट तक महदूद था। इस मौजूदा एहतजाज को हमें देखना चाहिए उस तनाजुर में जिस तरह श्रीलंका में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ। जी। तो अगर ये उसी तरह मोमेंटम पकड़ता है तो फिर भारत की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है उसका इम्कान है, क्योंकि ये अनलाइक किसान मूवमेंट, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में इनकी आपस में कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है। ये इनकी फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग है। ये हुकूमत के रवायती हथकंडों से कहीं आगे सोच सकते हैं और अपने जो है स्ट्रेटजी को, अपने प्लान्स को ये मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। सवाल मैं ये करना चाहूँगी, एक तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही सर, मैं पूछना ये चाहूँगी कि एक तो इस तहरीक का आगाज़ जो है वो आपको क्या लगता है कि किन मसाइल की वजह से किया गया है? स्टूडेंट्स बेशक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बट शुरुआत कहाँ से हुए? इवन अपोजिशन लीडर को भी जो है उन्होंने जेल में बंद कर दिया है। बहुत सारे इवन वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाने के लिए बच्चों के साथ खड़ा हो रहा है, बेसिकली उनके साथ वही सलूक किया जा रहा है। तो जमहूरी इक़दार कहाँ गए, या फिर हम ये कह दें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? देखिए, जमहूरियत का तो एक ढोंग है। जमहूरियत होती तो कश्मीर के मुसलमानों को उनका हक ना मिलता। जमहूरियत होती तो 7 सिस्टर स्टेट्स के लोगों को उनका हक ना मिलता। जमहूरियत होती तो सिखों के साथ ये सलूक ना हो रहा होता। जमहूरियत तो है नहीं। ये तो एक RSS की हुकूमत है और डिक्टेटरशिप है। देखिए, ये जो इस तरह की तहरीकें होती हैं ना, ये आप ये समझिए कि ये लावा अंदर ही अंदर पक रहा होता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस की वजह से, और फिर उसको जो है उस एक्सप्लोसिव को जो है एक इग्निशन चाहिए होती है। वो इग्निशन एक छोटा सा वाकया हो सकता है, वो इग्निशन एक छोटी सी बिनाइन मासूम सी डिमांड हो सकती है, और उससे वो आग जो है वो भड़क उठती है, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और उसमें इवन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि तमाम वो लोग जो इस एहतजाज में शरीक हों उनमें आइडियोलॉजी की या मकासद की कोई कॉमनैलिटी हो। वो सब अपने अपने जो है एहतजाज को एक्सप्रेस करने का उनको एक मौका मिलता है, और यही चीज़ हुकूमत मुखालिफ शदीद जज्बात जो हैं वही उनको आपस में जेल करते हैं और गैल्वनाइज करते हैं। वाइस मार्शल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम देखें भारत की सिचुएशन, उस पर जितनी तनकीद की जाए वो कम है। सिर्फ आज तलबा के एहतजाज नहीं, आपने ख़ुद जिक्र किया फार्मर्स के साथ उनका रिएक्शन, या जो अपनी जमातें वहाँ पर दीगर मौजूद हैं अपोजिशन में उनके साथ रिएक्शन, चाहे आप देखें तो जो सिख बरादरी, मुसलमान, कश्मीर, फिर बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर जो जुल्म सितम जारी है। लेकिन सर उसके साथ हमने ये देखना कि एक एहतजाज वहाँ पर उठा जिन चीज़ के ऊपर सामने आया है, पाकिस्तान एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, हम क्या इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं? क्योंकि हम भी अगर अपने सिस्टम के अंदर देखें और उनके मुतालबात का जायज़ा लें तो ये हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ जाना चाहते हैं और ये बात करना चाहते हैं कि भारत में जो जुल्म सितम हो रहा है, हमने अपने मुल्क में जो है उसका काउंटर भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है स्टूडेंट्स को। लेकिन सर उनके मुतालबात को देखते हुए जो मुतालबात सामने हैं मैं वो रखना चाहूँगा और उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तान में एक सिस्टम को इस तरीके से ना राइज किया गया तो तलबा यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी एहतजाज और काफ़ी नाला हैं एजुकेशन सिस्टम से और अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली सोनम वांगचुक की बात करें तो जो एजुकेशनिस्ट हैं, रिफॉर्मर हैं, हड़ताल पे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रट्टा सिस्टम के बजाय अमली और तहकीकी निज़ाम होना चाहिए, मकामी ज़रूरियात के मुताबिक निसाब जो है वो तालीम का होना चाहिए, तलबा में तहकीक जो है रिसर्च उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, दूर दराज इलाकों में मेयारी तालीम लाने की ज़रूरत है, तालीम को माहौलियात और पायदार तरक्की से आरास्ता करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर सर इम्तहानी निज़ाम पर्चा लीक होने के हवाले से बहुत एतराज़ात हैं, फीसों में इजाफा जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, और इम्तहानी पर्चों का जो है लीक होने का सिस्टम उसमें और सरकारी स्कूलों में सहूलियात के हवाले से। इस पर सर आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को भी प्लीज़ सामने रखिएगा। जी, आपने बहुत शानदार और बड़ा
जो है ना जामे सवाल किया और मुझे मौका दिया कि एज ए सीनियर सिटीज़न मैं खुद इसी मुल्क में यानी तालिब इल्म से लेके फिर पेरेंट्स की हैसियत से और उसके बाद अपने जो एयरफोर्स का मेरी एक्सपीरियंस है उसमें मैनेजमेंट में एक स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के तजर्बे की बुनियाद पे मैं कुछ अर्ज करूंगा। देखिए ये जितने मसाइल की इंडिकेशन आपने समराइज की है भारत के हवाले से, बदकिस्मती से बाय एंड लार्ज ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो पाकिस्तान की भी सच्चाई है। 100%। ये तमाम मसाइल कुछ खास स्पेकुलरिटीज के साथ पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी हमारी कौमी ज़रूरियात के तकाजे पूरे नहीं करता। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी ये हुकूमत ये इंश्योर नहीं कर सकती कि हमारे तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल तक जाएं। अभी भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद मल्टी मिलियंस में है पाकिस्तान। जी बिल्कुल सर। अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन का जो मसला है तालीम का वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ख़ास तौर पर सूबा सिंध के हवाले से जो इम्तहानों में चीटिंग वो एक नॉर्म है। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ निसाब की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हमारा निसाब ना हमारी कौमी उमंगों के मुताबिक है, ना वो जदीद कंटेम्प्रेरी तकाज़ों के मुताबिक है। हम लोगों की तालिब इल्मों की एक कसीर तादाद तो पैदा कर रहे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो इवन मास्टर्स डिग्रीज हैं, लेकिन उनके अंदर वो कंपैटिबल स्किल्स डेवलप नहीं की जाती जो उनको बैनुल अक़वामी मुरवजा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एजुकेट किया हो। तो हमारे यहाँ भी ये तमाम मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम 1.5-2% अपने बजट का तालीम को देने के बाद हम आंखें बंद कर लेते हैं और एक डिनाइल मोड में हम चले जाते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होता। एक हमारे यहाँ मदरसों का निज़ाम है जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब मदारिस हैं और वो अपना एक पैरेलल सिस्टम है। वो बेसिकली चैरिटी के ऊपर चल रहे हैं और वो एक ख़ास माइंड सेट के लोगों को पैदा करते हैं। वो मजहबी शऊर का नाम तो लेते हैं, लेकिन असल में वहाँ से अलाउ मी टू से वो ब्लाइंडेड मायोपिक ब्रीड निकल रही है। हम वहाँ से शादोले की चूहियां पैदा कर रहे हैं, सही बात जिनको दुनिया के जदीद तकाज़ों का कुछ पता ही नहीं है। सही बात। और वो लोग फिर मुआशरे में रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं या दूसरे मसाइल पैदा करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक एलीट सिस्टम है जहाँ से वो लोग स्टूडेंट पैदा होते हैं जिनका पाकिस्तान की जो है ना ग्राउंड रियलिटी से उनका डिस्कनेक्ट है। वो वहीं पैदा किए जाते हैं उन नर्सरीज में, और उसके बाद दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में उनके वालिदैन पैसे की बुनियाद पे उनको जो है आला तालीम दिलवाते हैं और वो फिर एक रूलिंग एलीट बन के एलीट कैप्चर को प्रमोट करते हैं। Well, sir, thank you so much for highlighting these issues because आपकी तरफ से ये बात आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आज किसी और मुल्क में वो फेस कर रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में वो सिचुएशन कभी भी ना बने। हम नहीं चाहते कि कभी भी इस तरह बच्चे बाहर निकलें। Exactly. हमें डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। देखें, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की जो पहली शर्त है ना वो है प्रॉब्लम रिकग्निशन। अगर हम पड़ोस का बच्चा जो है उसको उसमें कोई खराबी देखें और ये सोचते रहें कि हमारा बच्चा बड़ा फरिश्ता है, तो हम कभी भी अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते। हमें डिनाइल में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने गिरबान में नजर दौड़ाने की जरूरत। नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट दिस कि कांग्रेस अगर होती तो हालात कैसे होते।
राहुल गांधी भी इस एहतजाज में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद लोगों के रवैये तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो अटैक्स थे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उस पर उनकी अपोजिशन ने भी जो है वो मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बात की और मोदी हुकूमत को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। हम काफ़ी अरसे से बीजेपी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मामलात बेहतर नहीं हो पा रहे इस खत्ते के। अगर कांग्रेस आती है, ये जो इलेक्शंस की सूरत हाल हो रही है, ये सिचुएशन बन रही है, आपको क्या लगता है कैसे हालात होंगे पाकिस्तान के साथ और खत्ते में कैसा लेकर चल सकती है उनकी हुकूमत? देखिए, कांग्रेस जो है उसमें या बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ वो इसका फसाद बदल जाएगा। आप देखिए, मसला कश्मीर तो शुरू ही कांग्रेस के बाप जो है नेहरू साहब के ज़माने से हुआ था और उन्होंने खुद अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए और फिर आज तक उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया। ये राहुल की जो थी ग्रैंड मदर, उनके ज़माने में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हुआ अमृतसर में, जिसमें जो है एक मैसेकर हुआ, एक मजहबी जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर सिखों का, तो ऐसे इमरजेंसी लगाई गई। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो दूध की धुली हुई है, लेकिन उनका तरीकाकार थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ होगा। वो थोड़े से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और वो एक निस्बतन एक पोलाइट वर्जन है apparently I would repeat, असल आइडियोलॉजी हिंदुआता ही है बदकिस्मती से। ऑलराइट, वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए गपशप तो बहुत मज़े की लग रही थी और सम अदर डे इंशाल्लाह सर ज़रूर इसको कंटिन्यू करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, भारत के अंदर जो कुछ जारी है उसको हम जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि बच्चों के ऊपर जिस किस्म के जुल्म सितम हो रहा है, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जाता है। और ऐसा महसूस होने लग गया कि पर्चों के लीक होने का जो मामला है कि शायद भारत के अंदर सीखने से ज़्यादा जो है वो पर्चा पास करने पर जो है वो गौर दिया जाता है। इसीलिए वो अपने आप को IT सुपर पावर होने का जो दावा करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे हिंदुस्तान की हैसियत क्या है वो आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो है वो भारत की तरफ से हर जगह पर किया जाता है, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं, अक़लियतों पर जुल्म और सितम किया जाता है, लोगों को आज़ादी देने पर रोकना जो है वो कहा जाता है। और इतने बड़े बड़े जब वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हों, जिसमें तलबा शामिल हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रिफॉर्मर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनके साथ जिस किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा है, ये हरगिज़ एक डेमोक्रेटिक स्टेट और एक सेकुलर स्टेट का जो है वो दावा होने को मुस्तरद करती है बात। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करेंगे, एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसीज इन चिल्ड्रन क्या होती हैं और कैसे जो है वो बच्चों में बाज़ औक़ात ऐसी अचानक कोई तिब्बी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है, कोई ऐसी उनको दर्द शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते होते हैं, फ़ौरी तौर पर बेसिकली नहीं जान सकते होते, लेकिन उनको फ़ौरी ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत होती है, जिनमें फ़ौरी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बरवक्त तशख़ीस और इलाज ना होने की सूरत में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे इमरजेंसीज़ की आम अलामात क्या होती हैं कि जो अब ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बमुश्किल जो है वो बच्चे को ये पहचान पाते हैं कि किस टाइम उसको दूध पिलाने की ज़रूरत है, किस टाइम उसकी क्या जो हैं वो ऐसे साउंड्स हैं जिससे हम ये जान सकें कि उसकी इस वक्त नीड क्या है, क्या वो सोना चाह रहा है, क्या वो उसका डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। हम वही जो हैं वो फ़िलहाल प्रोसेस कर पाते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे में कुछ ना कुछ तिब्बी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं जिनसे वालिदैन बखूबी वाकिफ़ नहीं होते हैं। सो वालिदैन को किन बातों पर फ़ौरी तौर पर तवज्जो देनी
चाहिए और किस मरहले पर बच्चे को अस्पताल ले जाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और बर वक्त तशख़ीस की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन बच्चों में जाहिर सी बात है ये थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है, इसीलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन है शिफा इंटरनेशनल में, डॉक्टर खावर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। खावर साहब, दिस टॉपिक इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर सी बात है जब पहली बार कोई पेरेंट्स बनते हैं, सो पहली बार के जो ट्रेन हो जाते हैं, सो सेकंड में तो शायद उनको फिर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, बट फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि इस वक्त बच्चे की नीड क्या है। आया उसके पेट में दर्द हो रहा है, आया उसके दांतों में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कौन सी वाज़ह अलामात है जो हमें आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि बच्चे के साथ क्या मसला है? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक है, और इसमें आवाम की आगाही बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट उनको ये पता चले कि बच्चे को ये इश्यूज़ हों, ये मसाइल हों, तो उनको बर वक्त क्या करना चाहिए। वैसे तो पीडियाट्रिक सर्जरी में काफ़ी सारी इमरजेंसीज़ हैं, जिसमें चंद एक मैं बता देता हूँ। अगर बिलफर्ज बच्चे को बहुत शदीद यकदम पेट में दर्द होता है, या सब्ज़ रंग की उल्टियाँ बार बार आती हैं, या पखाने का रुक जाना, या उनको पेट के निचले हिस्से में कोई स्वेलिंग फील होती है, या पखाने में खून आ जाता है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बीमारी हैं। इस सूरत में उनको चाहिए कि बजाय ख़ुद से ट्रीटमेंट करने के, सेल्फ मेडिकेशन के, उनको चाहिए कि वो पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें टाइम लिमिट जो है लाइक वो बहुत कम होता है। मसलन एक बीमारी है जिसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। इंटरसेप्शन ये होता है, ये अमूमन 5 से 9 माह की उम्र में होता है, और क्योंकि ज़ाहिर 5 से 9 माह का बच्चा बता तो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो टांगें हैं वो पेट की तरफ कर लेगा, उसके अलावा उसको सब्ज़ रंग की वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बाज़-औक़ात पखाने में खून भी आ जाता है, तो उसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। तो बेसिकली उसमें इंटेस्टाइन आंतों में आंत चली जाती है, तो उसमें टाइम क्यों है डॉक्टर साहब? ये बेसिकली इसमें ये अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है, जिन बच्चों का गला ख़राब हो उस वजह से भी हो सकता है, जिनको लूज टूल्स हों उनमें आंतों की हरकत तेज़ हो जाती है, उस वजह से भी हो सकता है। तो फिर आप लोग इसका इलाज क्या करते हैं? अगर तो पेशेंट हमारे पास टाइमली प्रेजेंट करता है, मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर तो हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। पहले नॉन सर्जिकल इसके ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें हम एयर और एक कंट्रास्ट मीडियम होता है, दवाई के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन डिलेड हो, 1-2 दिन गुजर जाएँ और आंतें जो हैं वो अंदर से ख़राब हों और फिर पखाने में खून आना शुरू हो जाए, तो फिर हमें ऑपरेशन करके फिर आंतों को आंत से निकालना पड़ता है। एक चीज़ बहुत कॉमन बच्चों में देखने में आती है, अपेंडिक्स। जी, ये क्यों होता है? और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो रहा हो, लेकिन मेजरली हम देखते हैं तो ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आते हैं कि उसका भी बचपन में हुआ है अपेंडिक्स का ऑपरेशन, उसका भी हुआ है, किसी को हो गया है। वजह क्या बनती है? बेसिकली अपेंडिक्स की वजह ये होती है कि जो आपका स्टूल होता है, पखाना होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है। वैसे तो वो छोटी आंत से गुजर के बड़ी आंत में चला जाता है, लेकिन अगर वो उस ल्यूमन के अंदर, क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ इडियोपैथिक होती हैं। इडियोपैथिक का मतलब होता है जिसकी कोई बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, ये बाई चांस ही होता है कि कुछ लोगों को हो सकता है सारी ज़िंदगी अपेंडिक्स ना हो, और हमने बहुत छोटे बच्चों में भी अपेंडिक्स देखा है। और जो दिलचस्प बात यह है कि जितना बच्चा छोटा होगा, अगर उसमें अपेंडिक्स होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो ऑलरेडी फट चुका होगा, उसके अंदर पेट के अंदर पीप फैल चुकी होगी। वरना पीडियाट्रिक सर्जरी की हमारी जो एज ग्रुप है वो बर्थ से लेकर 16 ईयर्स तक है, तो उसमें अमूमन हमारे पास जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बच्चे वो 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं। तो अपेंडिक्स के बारे में वैसे तो आवाम को पता ही है, पर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को नाफ में दर्द स्टार्ट होती है और पेट के राइट साइड पे जाती है, उसके अलावा उसके साथ उल्टी आती है या मतली होती है, हल्का फुल्का बुखार हो, तो उनको चाहिए कि टाइमली पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें ताकि बर वक्त तशख़ीस हो सके। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है ना, वो जब स्टार्ट होती है तो उसको डील करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही मसला पेचीदा हो जाता है। मसलन अपेंडिक्स पहले सूजता है, फिर उसमें पस पड़ती है, वो फट जाता है, फिर पीप पूरे पेट में फैल जाती है। लेकिन अगर बर वक्त उसकी तशख़ीस हो तो हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है,
और उसके अलावा ज़्यादा अद्वियात देने की ज़रूरत भी नहीं है। सही बात है। लेकिन सर अब ये अपेंडिक्स का ही अगर हम सपोज केस ले लें तो ये विद इन आवर्स होता है, राइट? जो आपने कहा अगर आवर्स में हम तशखीस न कर सके और डॉक्टर तक ना पहुंच सके तो वो पेचीदा हो सकता है, राइट? अब विद इन आवर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा होता है कि बच्चे को आखिर मसला क्या है, राइट? सो ऐसे में आप डायरेक्ट सर्जन के पास तो नहीं जाते, हाँ बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाया जा सकता है, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिकली जिन लोगों को, क्योंकि आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, पेट दर्द की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, हर पेट दर्द अपेंडिक्स नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। और अपेंडिक्स को इतनी एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी भी नहीं है। सर्जिकल इमरजेंसी हम उसको लेबल करते हैं कि जिसमें आपको विद इन आवर्स जो है वो डिसीजन करना है। तो अपेंडिक्स उस तरह से मतलब आप सेमी इमरजेंसी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसमें एक का दिन का डिले हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डिपेंड करता है सिम्टम्स पे। जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं मोस्टली तो लोग सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं, और ज़्यादातर जो पेट दर्द होता है वो हम लोग ही डील कर रहे होते हैं, चाहे वो आंतों में रुकावट हो, अपेंडिक्स हो, पित्ते में पथरी हो, लबलबे में सोजिश हो। तो अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास भी चले जाएंगे तो वो अल्टीमेटली जब देखेंगे कि पेट के राइट साइड पे पेन है तो हमें रेफर कर देंगे। अच्छा, अब कितना ही कॉमन है कि एब्डोमिनल पेन जो है, जो डिफरेंट किस्म के, वो आपके पास केसेस आते हैं, और कितना ये आप डेली की बुनियाद पर डील कर रहे होते हैं? बेसिकली ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है हमारे पास, रोज़मर्रा बच्चे आ रहे होते हैं जिसमें। अच्छा, अब हम अगर उनकी बात करें कि उनका कोई भी पेन है तो उसकी रूट कॉज आपने क्या आइडेंटिफाई की है? मोस्टली जैसे कि कहा जाता है कि कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चों को डब्बे का दूध देने से जो है वो उनका वो मैदा जो है वो सख्त हो जाता है, या स्टफ लाइक दैट, कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको देखिए जो बच्चों में पेट दर्द की मोस्ट कॉमन रीजन है जो हम बच्चे देखते हैं वो कॉन्स्टिपेशन है। तो आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हाई फाइबर डाइट लेते नहीं है, वाटर इनटेक इनका अच्छा नहीं होता, जंक फूड का आजकल बहुत ट्रेंड है, ठीक हो गया। तो ये रीजंस हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। सो कॉन्स्टिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पेट दर्द की रीज़न है जो कि हमारे पास आते हैं। आल्दो ज़रूरी नहीं है कि हर पेट दर्द जो है, जिस तरह मैंने बताया कि उसको सर्जरी की ज़रूरत हो। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि ये काइंडली बता दीजिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कौन से होते हैं पेट दर्द से रिलेटेड, और नॉन सर्जिकल कौन से? सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपेंडिसाइटिस जो है उसको हम सर्जरी से ऑपरेट करते हैं। इनग्वाइनल हर्नियाज जो हैं, ठीक है, उसमें भी सम टाइम हर्निया फंस जाए, उससे भी हो सकता है। छोटे बच्चों के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया इंटरसेप्शन है, आंत के अंदर आंत चली जाए। फिर बिल्कुल जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यूनेट्स कहते हैं बच्चा पैदा होने से 28 डेज तक, उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ज़ाहिर है वो बता नहीं सकते, उसमें यकदम अगर खुदा न खास्ता बच्चे को सब्ज़ रंग की उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएं तो उसमें आंतें घूम जाती हैं, जिसको हम वाल्वुलस कहते हैं। वो एक एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी है जिसको 6 आवर्स के अंदर हमें ट्रीट करना होता है, वरना पूरी की पूरी आंत जो है वो नाकारा हो सकती है। सर्जिकल कैसे करते हैं, लाइक इतने छोटे से बेबी के साथ जो है? बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो आई लव माय फील्ड, ऑल्दो इट्स टेक्निकल, और जो न्यूनेट्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। लाइक देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पैदाइशी हैं जिसको मोरूसी बीमारियां कहते हैं, यानी उन बीमारियों के साथ बच्चा पैदा हुआ है। अब उनका ऑपरेट हम फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे भी करते हैं, सेकेंड डे ऑफ लाइफ। तो आप इमेजिन करें कि एक दिन के बच्चे का ऑपरेशन करना ज़ाहिर है टेक्निकल है, बिल्कुल छोटे छोटे एज़ा हैं, कुछ की आंतें नहीं बनी होती, उनके पखाने की जगह नहीं होती, छोटे पेशाब का रास्ता नीचे होता है, गुर्दे सही नहीं बने होते, कुछ को क्लेफ्ट लिप यानी होंठ कटा होता है या तालू कटा होता है, तो इस तरह की, या सांस खुराक की नाली का मिला होना। तो इसमें मेन ये डिपेंड करता है कि अगर वो प्रॉपर किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल आके टाइमली बच्चा डायग्नोज हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक केस सुना और दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग केस, मुझे पहली दफ़ा पता चला। मैं चाहूँगा आप उस हवाले से बात करें। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके टेस्टिस जो थे वो नहीं थे, और वो थ्रू ऑपरेशन जो है वो अंदर की तरफ किधर होते हैं और वो उधर से जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि ये क्या? बेसिकली खैर हमारे लिए तो ये क्योंकि एक कॉमन प्रेजेंटेशन है आपके, अच्छा बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है। मैं तो पेशेंट्स को डायग्राम बना के पूरा बताता हूँ कि जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो टेस्टिस पेट के अंदर बनते हैं, वहाँ से ट्रेवल होके वो नीचे स्क्रोटम यानी थैली में आते हैं। अब अगर उस लाइन ऑफ डिसेंट यानी उस रास्ते में वो कहीं रुक जाएं तो उसको हम कहते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है। अमूमन ये थैली से ऊपर रुक जाते हैं, बट कुछ बच्चों में ये बिल्कुल पेट के अंदर होते हैं, उसको हम इम्पैल्पेबल टेस्टिस कहते हैं कि आप एग्जामिन करें आपको टेस्टिस फील नहीं हो रहे। तो उसमें पहले तो हम अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड में भी ना आए तो फिर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी होता है कि आप कैमरे के थ्रू 2-3 छोटे छोटे सुराख करके आप चेक करते हैं और फिर उनको पेट से लेके आते हैं।
नीचे थैली तक। वो एक स्टेज में भी आ सकते हैं, 2 स्टेज में भी आ सकते हैं। अच्छा, और ये बिफोर बर्थ जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता चल सकता है कि नहीं, बच्चे इतना टेस्टिस का तो नहीं पता चलता। कुछ चीज़ें हैं जिनका पता चलता है, बट ये उन बीमारियों में से नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस टाइम कौन कौन सी आइडेंटिफाई की जा सकती है कि ये इस बीमारी के साथ जो है वो पैदा ये हो आपका सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज हमारी जो कंसल्टेशन स्टार्ट होती है, जो पेशेंट हमारे पास रेफ़र होते हैं, जो मदर्स होती हैं, वो एंटीनेटली होती हैं। जब एनॉमली स्कैन होता है अराउंड 4-5 मंथ्स की एज पे, उसमें जो माँ के यूट्रस के अंदर पानी होता है उसकी मिकदार को देखा जाता है सबसे पहले। अगर वो ज़्यादा हो तो उसको पॉलीहाइड्रोनियास कहते हैं, अगर वो कम हो तो उसको ओलिगोहाइड्रोनियास कहते हैं। तो मतलब ये कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, वो उसकी एक अलग लिस्ट है, और कुछ में जो है वो कम हो जाती है। मसलन गुर्दे से मुतल्लिक जो भी होंगी उसमें पानी कम हो जाएगा, और अगर आंतों में रुकावट होगी तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो देखते हैं कि आया उनको स्टमक बबल नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेडियोलॉजिस्ट जो ज़ाहिर जिनका तजर्बा ज़्यादा है उनको नज़र आ जाता है कि इसकी सांस खुराकी नाली का इशू है या इनकी आंतें जो हैं वो छाती में है। फिर वो हमें रेफ़र करते हैं। तो मदर्स हमारे पास आती हैं इस प्रॉब्लम के साथ कि अभी हमल के दौरान ये इशू है, तो इसका आगे आउटपुट क्या होगा। तो उनकी फिर हम काउंसलिंग करते हैं, उनको हम ले चलते हैं। 2-3 बीमारियों के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हमल जो है वो हम कंटिन्यू करने का कहते हैं, और उसमें लेकिन हमें फॉलो अप रखना होता है। सही। कि जब बच्चा पैदा होगा मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि इनको ये इशू है और ये बीमारी है, तो पैदाइश के फ़ौरन बाद हमें ये ऑपरेशन करना। आपने 2-3 बीमारियों का जो जिक्र किया, ऐसे कौन से रेयर केसेस हैं जिनकी रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मसलन एक बच्चे का दिमाग ही नहीं बना हुआ, एनेन्सेफेली कहते हैं। ये 2-3 मेडिकल टर्म्स है, ज़रा मुश्किल नाम है, लेकिन जो ब्रेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं क्योंकि वो इनकम्पैटिबल विद लाइफ हैं, ठीक है, अगर वो होगा भी तो उसमें फ़ायदा नहीं है, तो उसमें हम कहते हैं कि आप हमल ज़ाहिर करते हैं। प्लीज़ इस अवेयरनेस के हवाले से बताइएगा, बहुत ज़रूरी है कि वो माएँ, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत कम ये होता है कि माएँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाती हैं और वहाँ पर जाके अपने बच्चे के हवाले से, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गायनी तक ही वो महदूद रहती हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो उनको इतनी अवेयरनेस होती है कि बिफोर द बर्थ उनको पता चल सके। एक्चुअली देखें, हमारा ज़्यादातर हिस्सा तो देहात का है ना, वहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी दाई डिलीवरीज हो रही हैं, ठीक है। अब हम बैठे हैं सेंटर ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में, तो यहाँ लोगों की अवेयरनेस बनिस्बतन बेहतर है कि उनको पता है कि पीडियाट्रिक सर्जन भी है, वो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, स्कैन्स होंगे। 1-2 चीज़ें जो मैं माओं को कहना चाहूँगा कि एक तो हमल के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे को कमर में फोड़ा बनेगा, रीढ़ की हड्डी के मसाइल होंगे, वो एक नॉन एस्टैब्लिश यानी कॉम्प्लिकेशन है, बीमारी है। उसके अलावा आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ की खुराक से ही बच्चा खुराक लेगा जो प्लेसेंटा बना होता है। फिर एक्सरे एक्सपोजर जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने आपको 2-3 बीमारियाँ बताई हैं, इनकी मेन वजह होती है कि एक्सरे जो रेडिएशन हैजर्ड होता है उस वजह से जो बच्चा अभी बन रहा होता है उसमें फिर पैदाइशी नुकाए साथ। अच्छा, कुछ सॉरी ना, जब मैं आपकी बात कर रही हूँ, कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें बर्थ से पहले जो है वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे का सर छोटा होगा या ये, लेकिन बर्थ के बाद जो है पता चलता है कि बच्चे में ऐसी कोई मसाइल नहीं है। व्हाई डज दैट हैपन, और उसकी क्या रीजंस होती हैं? क्या डॉक्टर आइडेंटिफाई तो कर लेता है लेकिन होता वैसा नहीं है? देखिए, बेसिकली हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, मतलब ये करने वाले पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि जो रेडियोलॉजिस्ट है उनकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। अब आप मदर का अल्ट्रासाउंड करें, उसके यूट्रस के अंदर बच्चे का अल्ट्रासाउंड करें, तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो होती हैं। तो आप 100% आप उस तरह नहीं बता सकते, तो मार्जिन ऑफ एरर फिर भी रहता है कि सम टाइम्स उनको लग रहा होता है कि ये इशू होगा, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, कोई ऐसा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बाद में तो हम देखते हैं कि जेंडर रूल्स स्पेसिफिक होते हैं, तो डिफाइन करते हैं कि मर्द को ये प्रॉब्लम है, फीमेल को ये प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों में कुछ ऐसा होता है कि मेल और फीमेल का कोई डिफरेंट हो और उनको कोई डिफरेंट डिजीज़ हो या कोई प्रॉब्लम होता है? देखिए, एक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं एम्बिगुअस जेनिटेलिया, वो जेनिटल से रिलेटेड होता है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी जो सेक्स जो अनडिटरमिन्ड होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये अलग से एक पेचीदा टॉपिक है, अगर हम इस पे बात करें तो काफ़ी लंबी बात रहेगी। ये पूरा एक टॉपिक है जो कि अलग से हम इसको अलग से
हाँ करना चाहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चों को मोस्टली अगर ग्रीन कलर का वॉमिट या फिर वो हो तो उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर सपोज बच्चों में इस तरह की ज़ाहरी कोई अलामत ना हो, बस हल्का सा पेट में दर्द, और वो भी मोस्टली ना बच्चों को आजकल चूंकि माएँ बर्फ नहीं करवा देती हैं और सुला देती हैं, सो उस वजह से भी बच्चों के पेट में गैस या फिर दर्दें हो जाती हैं। सो अगर ज़ाहरी कोई अलामत नहीं है तो फिर आइडेंटिफाई करना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ये आपका बहुत ही वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है कि जो छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, अब मेन आर्ट इसमें आता है कि अब आपने डायग्नोज करना है कि बेबी को इश्यू क्या है। तो इसमें अब हमने क्या देखना होता है, हमने सिम्टम्स देखने होते हैं, एग्जामिन करना होता है। अगर बच्चा ओरली टॉलरेट नहीं कर रहा, वॉमिट कर रहा है, वॉमिट दो किस्म की होती है, या तो वो दूध बाहर निकालेगा, उसकी बीमारियां अलग है। मसलन सपोज बच्चे का पैदाइशी तौर पे मैदे का मुंह बंद है, जिसको हम पायलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं, उसमें वो दूध वाली उल्टी निकालेगा, और या वो ग्रीन कलर की वॉमिट करेगा। एक तो हम वॉमिटिंग का कलर देख लेते हैं, फिर हम एब्डामिन को देखते हैं, पेट को देखते हैं कि बच्चे का पेट नरम है या बच्चे का पेट फूला हुआ है। जब आंतों में रुकावट होती है तो जो आंतें हैं वो पेट के ऊपर ऐसे नज़र भी आ रही होती है और हम फील भी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चे ने स्टूल पास किया कि नहीं पास किया। पास किया तो हार्ड स्टूल किया, खुद से किया, या उसको कोई ग्लिसरीन सपोजिटरी दी है, कोई अदवियात दी हैं, या उसमें ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। तो मेन ये सिम्टम्स होते हैं जिसकी बेस पे हमें सस्पिशन होता है कि इस बच्चे को ये इशू हो सकता है। उसके बाद फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, या जो भी स्पेशल टेस्ट हो। जॉन्डिस बच्चों में बहुत आम होता जा रहा है पैदाइश के साथ, इसकी वजह? देखें जॉन्डिस दो किस्म का होता है। सॉरी एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल। ये बेसिकली आता तो पीड्स मेडिसिन में है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमसे मुतल्लिक़ हैं। उसमें मैं एक बीमारी का लाजमी जिक्र करूंगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो सेकंड डे पे स्टार्ट होता है, और जो पैथोलॉजिकल होता है वो फर्स्ट डे पे होता है। जो फर्स्ट डे पे बच्चे को जॉन्डिस होगा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू है। ज़्यादातर ब्लड ग्रुप का इशू होता है, ABO ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर जो हम कहते हैं, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, या इस तरह करके। लेकिन इसमें एक बीमारी जो कि लाजमी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि अगर बच्चे को जॉन्डिस है और वो जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है, और इवन हम इनको फोटोथेरेपी पे रखते हैं जो नीली शुआएं होती हैं, लेकिन वो बतदरीज बढ़ता जा रहा है, और टेस्टों में जो बिलिरुबिन लेवल होते हैं, जो ब्लड का टेस्ट होता है, वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। उसमें 3 वीक्स का टाइम होता है कि 3 वीक्स तक चाहे वो पीडियाट्रिशियन के पास गए या जिस डॉक्टर के पास भी गए, तो अगर वो जॉन्डिस किसी तरह से सेटल नहीं हो रहा तो फिर एक पीडियाट्रिक कंसल्टेशन करनी चाहिए। क्योंकि एक बीमारी है जिसको हम बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं, उसमें पैदाइशी तौर पे जिगर की नालियाँ नहीं बनी होती, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा जरकान होगा सर से पाँव तक। उसके अलावा उसका जो छोटा पेशाब है वो बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा, और बड़े पेशाब का जो कलर होता है वो येलो नहीं होता, वो मिट्टी की तरह होता है, लाइक वाइट आप कह लें। ठीक है, ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमने ऑपरेट करना होता है। अब बदकिस्मती से होता ही है कि आगे पीछे जितने भी GPs बैठे हैं उनको इस बीमारी का नहीं पता होता, या वो टाइमली रेफ़र नहीं होते, तो वो जब तक हमारे पास पहुंचते हैं उनका जिगर नकारा हो चुका होता है, और फिर जिगर की पेमेंटकारी यानी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा इस हवाले से आप ज़रूर बात करें, क्योंकि आप इन केसेस के साथ डील करती हैं, कि ऐसे कितनी बीमारियाँ हैं आउट ऑफ 100 जो कि बिल्कुल क्योरेबल हैं बच्चों की, और बिल्कुल सही हो जाते हैं बच्चे, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सही डॉक्टर के पास जाना है और अपने इलाज को बेसिकली मेरे हिसाब से सारी बीमारियाँ ही ट्रीटेबल हैं। सारी, ठीक है, माँ सिवाय कुछ बीमारियों के, जिस तरह कैंसर वगैरह हो गया, उस पर तो हम अभी भी फाइट कर रहे हैं। बट पीडियाट्रिक सर्जरी में मोस्टली बीमारियां, बल्कि नियरली 100% क्योरेबल हैं। डिपेंड करता है टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, कि अगर तो वो टाइम पे पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए सर्जरी करनी भी आसान है, बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी, पेचीदगियाँ भी कम होंगी। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, आप लोग जब मुआयना करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें ये तो पता क्या लग सकता है कि बच्चे को आगे आने वाले थैलेसीमिया से रिलेटेड जो है कुछ हो सकता है, और या फिर उसकी पैदाइश के बाद ही पता लगेगा कि देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक का मतलब ये है कि वो जीन्स के अंदर होंगी और नस्ल दर नस्ल चल रही होंगी। तो जो पीडियाट्रिक सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, इस वजह से रिलेटिव्स के अंदर शादी करने को हम अवॉइड करना कहते हैं। क्योंकि अगर सपोज करें कि अगर एक दिल की बीमारी चल रही है और आप कजन्स मैरिज करते रहेंगे तो वो बीमारी उसी ख़ानदान में उस हिसाब से चलती रहेगी। तो इस तरह मुतअद्दिद बीमारियाँ। थैलेसीमिया का ये है कि अगर मदर थैलेसीमिया का, ये एक असल में बेसिकली मेडिसिन का टॉपिक हो जाता है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा अपने। लेकिन तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप लोगों की उसमें नहीं आएगी
आएगी? बोन मैरो आता है, बेसिकली थैलेसीमिया का तो एक पूरा वर्कअप करना पड़ेगा ना, कि अगर मदर और फादर की या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है और बच्चे को बार बार ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर इसमें कुछ खास किस्म के ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर वो डायग्नोज होता है कि थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में तो फिर आपको पता है फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत लॉन्ग टर्म जो है। सो बेसिकली जो जीन्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो कबल अज़ वक्त पता नहीं चल सकती, उनकी तशखीस नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस या फिर आपकी बॉडी के सिस्टम में जो है वो सिर्फ पता चल सकती है, राइट? जी, मैं देखें ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बीमारी मदर या फादर में है तो वो बेबी में होगी, बट देयर हायर चांसेस, ठीक है। आप इट्स नॉट 100% की होगी, बट ऑब्वियसली जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप वो आपने एक टर्म यूज की थी कि विदाउट एनी रीजन जो बीमारियां कुछ हो जाती हैं कुदरत की तरफ से। हाँ, अब उसमें मुझे एक और चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ शुगर। और ऑल्दो ये जेनेटिकली भी है पॉसिबल, लेकिन बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अक्सर बच्चों के वालिदैन को शुगर नहीं है लेकिन बच्चा पैदा हो रहा है शुगर के साथ। देखें, ज़्यादातर उन बच्चों को शुगर होती है जिनकी वालदा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर होती है, वो तो होती है, डायबिटीज़ कहते हैं। वो तो डॉक्टर मोस्टली नहीं होती। नहीं, मोस्टली नहीं होती, बट मतलब होती तो है, इट्स कॉमन, बट सब में नहीं होती। एग्जैक्टली। उन बच्चों को हम IDM कहते हैं, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। वो जब बेबी पैदा होते हैं, एक तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, फिर उनकी हम शुगर मॉनिटरिंग करते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ जो है ये दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो बाय बर्थ है और एक वो होती है जो बाद में होती है, लाइक एडल्ट्स के अंदर होती है 30s या 40s में, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल और जो एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये तो मेडिसिन फील्ड है डायबिटीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों में पैदा होते साथ ही खुदा ना खास्ता ऐसी हार्ट की कौन सी बीमारियां हैं, या कि मतलब पेरेंट्स में सपोज हार्ट का कोई डिजीज़ या इस तरह की बीमारी नहीं है लेकिन बच्चे उसके साथ पैदा हो सकते हैं, कोई है इस तरह की? जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी बीमारियां हमारी मेडिकल फील्ड में इडियोपैथिक कहते हैं, लाइक अननोन रीज़न, जिनकी कोई रीजंस नहीं है, ठीक है। बट मोस्टली जो हार्ट की बीमारियां उनमें, क्योंकि हार्ट के 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उनके दरमियान सुराख का होना, ठीक है। इसके अलावा एक नाली दिल का बड़ा होना, दिल का बड़ा होना, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी दिल की बीमारियां हैं। तो मेन जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन उसके अलावा बाई चांस भी हो सकता है, यानी बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही हो उसके दौरान भी ऐसा मसला हो सकता है कि जिसमें बच्चे के दिल में। लेकिन चेकअप्स के साथ आपको पेडियाट्रिक के पास भी जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गायनी जो है उस पर ही नहीं फोकस नहीं रखना। जी बिल्कुल। डॉक्टर ख़ावर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो है वो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। बहुत ही अहम मसला इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बदलती जा रही है बारिशों की वजह से, और बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा PDMA मौजूद होंगे जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। कहीं मत जाएँ, हमारे साथ एक छोटा सा वक्त। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब की पेशगोई के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र शदीद बारिशों, तुग़यानी और मुमकिन सैलाब के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जहाँ पर सूबे के बलाई इलाकों, पहाड़ी इज़ला और दरियाओं के करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाइस नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे और ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को मोहतात रहने, दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा भी मौजूद रहता है। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त पेशगी इक़दामात, महफूज मकामात की निशानदही और अवामी आगाही के जरिए नुकसानात को कम किया जा सकता है। शहरियों से अपील की जा रही है कि मौसम से मुतालिक सरकारी हिदायत पर अमल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका इदारों से रब्ता करें। इसीलिए आज हमारे साथ एक इदारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, PDMA खैबर पख्तूनख्वा, उनके स्पोक्स पर्सन जनाब अनवर शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। उनसे हम जानेंगे कि क्या एक्चुअली सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम
अनवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त KPK की वेदर कंडीशंस क्या हैं, बारिशों को कितने दिन गुजर चुके हैं, आगे आने वाले दिनों में कितनी बारिशों का इम्कान है, और एक चीज़ ये कि बहुत सारी फुटेजेस गर्दिश कर रही हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कुछ लोग उसके नीचे लिख रहे हैं कि ये साल पुरानी, 2 साल पुरानी है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये नहीं, इसी साल की है, कल परसों ये वाक़यात हुए। तो एक्चुअली कहाँ पर बुरी सिचुएशन है, बताइएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपको पता है कि मानसून का सीज़न जब भी शुरू होता है तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। महकमे मौसमियात की अगर प्रेडिक्शन को देखा जाए तो हमने एक एडवाइजरी जारी की थी 19 जुलाई से, जो कि आज तक जिसके स्पेल का जो दिन था वो आज ख़त्म होने का इम्कान है। आगे भी बारिशें होंगी क्योंकि मानसून का सीज़न जो है वो अगस्त में भी है और अगस्त का पूरा महीना पड़ा हुआ है, और स्पेल्स जो हैं वो तसलसल से हैं। कुछ दिनों के गैप के बाद जो है एक दूसरा स्पेल शुरू होने वाला है जिसमें मूसलाधार बारिशें उसमें भी हैं, नॉर्दर्न एरियाज में खैबर पख्तूनख्वा के। तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि पहले ही से जो महकमे मौसमियात की वेदर आउटलुक जो है वो जारी हो चुकी थी मानसून के बारे में, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, मामूल से ज़्यादा हैं, और साउदर्न एरियाज में जो है मामूल से कम बारिशें हैं। साउदर्न एरियाज में टेम्परेचर राइज रहेगा और इसके साथ साथ जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहेगा, जिसकी वजह से जो है ऊपर जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ग्लेशिएटेड इलाके हैं हमारे पास, तो वहाँ पे जो है बर्फ पिघलने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने एक दूसरी एडवाइजरी भी जारी की है, ग्रॉफ एडवाइजरी, जिसमें जो है ये बताया गया है कि जो हमारे पास ग्लेशिएटेड इलाके हैं, जो चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है, कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, मानसेरा है, स्वात है, ये ग्लेशिएटेड इलाके हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, और दर्जे हरारत बढ़ने से और मूसलाधार बारिशें होने की वजह से जो है फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मंडला रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत के साथ साथ जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं वो अलर्ट हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारी फुटेजेस आ रही हैं और कहा यह जाता है कि कागान नारान की ये फुटेजेस हैं जहाँ पर नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही है, जो साइड एरियाज़ पे बनी हुई इमारतें हैं वो गिर रही हैं और लोग उसको आजकल की फुटेजेस बना कर भेज रहे हैं। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर? देखिए जी, 19 जुलाई को एक वाक़या पेश आया था कालाम में, जहाँ पर सयाम फंस गए थे फ्लश फ्लड की वजह से, जो नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा तुग़यानी थी, क्योंकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से तुग़यानी का खदशा था। नदी नाले और जो हमारे दरिया हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो अभी मामूल के मुताबिक हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की अगर आप रिपोर्ट देखें तो तमाम दरिया जो है मामूल के मुताबिक हैं। बिल्कुल सतह जो है पानी की वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, बड़ी है सतह, लेकिन ये है कि अगर इसके बाद भी अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो फ्लश फ्लड का खदशा जो है वो होगा। लेकिन जो फुटेजेस बताई जा रही हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी फुटेजेस हैं, 2022 के फ्लड की फुटेजेस जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। एज सच जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, और क्योंकि अप्रैल के महीने में ही हमने तजावज़ात जो है हटा दी थी, इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है इस मतलब जो बारिशें हुई हैं 19 जुलाई से अब तक, तो इसमें जो है किसी होटल के गिरने की या किसी इमारत गिरने की जो है कोई ऐसी मुसद्दका इत्तलात नहीं है हमारे पास, और ना ही अभी तक रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के और महकमा मौसमियात के बाहमी इश्तराक से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये अब लगातार देख रहे हैं, इससे पहले भी 2-3 बार हम देख चुके हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और उसके बाद बहुत सारा जानी और माली नुकसान होता है। तो क्या इस बार कबल अज़ वक्त ऐसी कोई इक़दाम उठाए गए हैं, ऐसे कोई एहतियाती तदाबीर अपनाए गए हैं कि जिससे आवाम को महफूज रखने के लिए कोई महफूज मकामात का इंतज़ाम किया जा रहा है, या पहले से ही लोगों को खबरदार करके उनको अपने घरों में एटलीस्ट जो है वो रहने की हिदायत जारी कर लें? लेकिन उसके साथ साथ और इक़दामात क्या उठाई गई हैं? क्या हम आगे देख सकते हैं कि लोगों को महफूज रखने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए जी, PDMA की जानिब से जो है जो मुतल्लिका इदारे हैं ये सब तमाम के तमाम जो है अपनी जानिब से जो है इक़दाम कर रहे हैं। तमाम तैयारी जो है पहले ही से थी, जिस तरह के मैंने आपको बताया है महकमे मौसमियात की जो वेदर आउटलुक थी मानसून के बारे में, वो पहले ही से जो है हमें मौसूल हो गई थी, जिसके मुताबिक जो है हमने कंटीजेंसी प्लान बनाए हैं।
तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने मुतल्लिका इदारे हैं, NGO हैं, INGO हैं, सूबाई इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, तमाम के साथ मिलकर जो है हमने कंटीजेंसी प्लान बनाए हैं। तो कंटीजेंसी प्लान के ऊपर जो है अमल दरामद हो रहा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं तमाम के तमाम को जो है हमने SOPs भी जारी कर दी हैं कि खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या रोनुमा होता है या कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो कौन कौन सी SOPs पे जो है किन किन इदारों को क्या क्या काम करना होगा, तो वो तमाम SOPs जो है वो जारी की जा चुकी हैं। लेकिन सैलाब जो है एक नेचुरल डिजास्टर है। इस नेचुरल डिजास्टर को जो है कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो है अवाम के ताउन की भी शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी सयाह मौजूद हैं, क्योंकि देखें टेररिज्म को हम डिस्करेज नहीं कर सकते, उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को जो है हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन एहतियात बरतना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। वो इलाके जहाँ पर पहले से ही हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि ये हसास तरीन अजला हैं जिसमें लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड्स और इसके साथ साथ जो है और इस तरह की जो है वाक़यात सामने आ सकते हैं, तो उनको हमने पहले से आइडेंटिफाइड कर दिया है। तो उन इलाकों की जानिब सफ़र ना करें। प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है उसका 1700 टोल फ्री नंबर है। आवाम किसी भी वक्त कहीं से भी अपने मोबाइल से 1700 डायल करके 1700 तो उसको जो अब मौसम के बारे में सूरत हाल जान सकते हैं, सफ़र शुरू करने से पहले जो है वल्नरेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि अक्सर फिर बच सकते हैं जब भी वाक़या पेश आता है उसके बाद हम देखते हैं कि वसाइल की बड़ी बात होती है कि फ़लाने इदारे के पास फ़लाने वसाइल मौजूद नहीं थे। आप बताइएगा तमाम अज़ला में ये इंतज़ामिया ने मेक श्योर कर लिया है कि लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स और बाकी रेस्क्यू टीम्स और रस्सी हो या जो भी मामलात हों उनका यूटिलाइजेशन की जा सके। और एक और बहुत अहम चीज़ वो ये कि रेस्क्यू सर्विसेज में हम देखते हैं कि अक्सर ज़रूरत पेश आ जाती है हेलीकॉप्टर की, और हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं मौजूद होता। तो आया अब खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात हमने देखे भी हैं जहाँ पर ज़रूरी था वहाँ पर पहुँच नहीं सका हेलीकॉप्टर, तो उसकी बाद ऐसी कोई आप लोगों के इदारे में बहस छिड़ी और उसके बाद कोई इस पर तदारुक के लिए काम किया गया? देखिए जी, कंटीजेंसी प्लान बनता ही इसलिए है, पहले से ही मानसून के सीजन शुरू होने से पहले ही कंटीजेंसी प्लान इसलिए ही बनता है ताकि तमाम रिसोर्स मैपिंग की जाए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टेबल पे बिठा के, तमाम मुतल्लिका इदारों को टेबल पे बिठा के ये रिसोर्स मैपिंग की जाती है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले जो पेशगी इक़दाम हैं वो किए जाएँ। तो जितने फंड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है वेयर हाउसेज में, जितनी डिमांड्स होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, मुतल्लिका इदारे हैं, रेस्क्यू 1112 है, इस तरह सिविल डिफेंस है, ये तमाम के तमाम इदारों को जो है पहले ही से इक्विप्ड किया जाता है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तमाम के तमाम जो है अप्रैल के महीने में जो है उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर कंटीजेंसी प्लान बनते हैं, फिर SOPs जारी की जाती हैं। तो इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़ये से पहले जो है तमाम की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से जो है बेहतर निपटा जा सके। टीम में क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होंगे और उनके जो हम यहाँ पर बुलाते हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट, उनसे हमारे बात करके ये पता लगता है कि इस साल भी चांसेस हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। सो आप लोगों की अर्ली वार्निंग्स में ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं कि हसास अज़ला तो हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है ऐसी कोई वेव या ऐसी सिचुएशन मिड ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त में? देखिए जी, एज सच इस तरह की प्रेडिक्शंस जो है फ़िलहाल तो है नहीं, लेकिन ये है कि मौसमियाती तग़य्युरात की वजह से जो है मानसून सिस्टम में जो है गैर मामूली तब्दीली देखी गई है। देखिए पानी का अचानक बढ़ जाना, बारिशों का जो है मुसलसल जारी रहना, क्लाउड बस्ट जैसे जो है एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। इसके साथ साथ इस मरतबा आपने देखा है कि दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो हमारी तवक्को से काफ़ी ज़्यादा था, जो कि ग्लेशियर्स पिघलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर मूसलाधार बारिशें भी होती हैं, उसके साथ टेम्परेचर भी राइज रहता है, तो फ्लैश फ्लड और फ्लड का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है हम टाइम टू टाइम जो है हीट वेव एडवाइजरी के साथ साथ जो है ग्लॉफ एडवाइजरी इशू करते हैं, ताकि जितनी भी आबादियाँ ग्लेशियर्स के नीचे आबाद हैं, जितने भी आबी गुजरगाहें हैं, जिसके पास जो है रिवर बैंक्स के करीब जो आबादियाँ हैं, उनको हमने पहले ही से यहाँ से एवोकुएट कर दिया है, महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया है। ये ऑपरेशन हमने मानसून शुरू होने से पहले ही कर दिए थे, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि टेम्परेचर भी राइज है और वहाँ पर जो है मूसलाधार बारिशों की भी पेशन गोई है,
तो इस तरह का खदशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक मौजूद है जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए अनवर साहब, जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान वो खत्ता है जो सबसे ज़्यादा इससे इस वक्त इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बारिशों की अगर हम बात करें तो वो भी जब बरसती हैं तो भी वबाल जान किसी न किसी हद तक जो है वो जाके बन जाती हैं, और चाहे हम हीट वेव की बात करें तो भी सेम ही सिचुएशन जो है। तो पाकिस्तान जो PDA में है, पाकिस्तान का इदारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो ऐसे कौन कौन से एहतियाती तदाबीर जो है वो आगे इन फ्यूचर अपनाने के लिए पाइपलाइन में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिन पर अमल दरामद करने के लिए कोशा हैं ताकि इन हालात से बेहतर तौर से निपटा जा सके? देखिए जी, पहले हर एक चीज मैनुअली 2010 का फ्लड देखें तो काफी ज्यादा डैमेजेस हमने देखे हैं उसमें। 2022 में जो फ्लड आया तो काफी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी 2010 से काफी ज्यादा थी, लेकिन बर वक्त तैयारी थी हमारे पास इक्विपमेंट से, हमारे पास जो है पहले ही से इदारे मौजूद थे जिसकी वजह से जो है डैमेजेस कम हुए हैं, लेकिन इंटेंसिटी 2010 से काफ़ी ज़्यादा थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मौसमियाती तगय्युरात की बात करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे सामने आते हैं। जिस तरह अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम इस तरह मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो मैदानी इलाकों में जो है हमारे पास अर्बन फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी जो अवामिल हैं वो मुख्तलिफ हैं। देखिए, क्लाउड बस्ट की जो है हम पहले से ही पेशन गोई नहीं कर सकते, फ्लश फ्लड में जो है हम क्विक रिस्पांस नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए। जितने भी हमारे पास आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। AI का दौर है, उसको जो है अपनी टेक्नोलॉजी में शामिल करना चाहिए ताकि बर वक्त मालूमात पेशगी इक़दाम जो हैं वो हो सकें, उठाए जा सकें, तो इस तरह के वाक़यात से जो है बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, स्पोक्स पर्सन PDM में खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की मौसम की सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल के ऊपर। 1700 ये नंबर याद रखें, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये टोल फ्री नंबर है, आप लोग इससे अपडेट हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक अहम अपडेट, हम अपने प्रोग्राम में हमने कमी महसूस की और उस कमी को एड्रेस करने के लिए हमारी टीम ने आप लोगों के साथ मज़ीद ये रिश्ता जोड़ने के लिए एक कदम उठाने का फैसला किया, और वो है अपने 2 घंटे के मॉर्निंग शो में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं लाइव कॉल्स। बिल्कुल, उसकी बहुत बड़ी वजह कि हम जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाते हैं, हम आपसे सवाल जो है वो आपके सवाल इनसे पूछते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप खुद इनसे बात करें और खुद अपनी जो है क्वेरीज, अपनी मुश्किलात डॉक्टर से बात करें, तालीमी निज़ाम वालों से बात करें, पॉलिटिशियंस बुलाते हैं उनसे पूछा करें मसले, और उसके लिए M न्यूज़ और हमारा मॉर्निंग शो आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो फराहम कर रहा है। अब देखिए, हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे हम सवाल पूछते हैं कि जो आवाम सवाल पूछना चाहते हैं, बट डेफिनेटली हम दो दिमाग हैं, इससे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, और फिर आप क्या फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आपके क्या मसाइल हैं, उनके हल की तरफ क्या आप जानना चाहते हैं, क्या अवेयरनेस आप अपने माशरे में फैला सकते हैं, आप अपने सवालात अब खुद ही पूछ सकते हैं। और सिर्फ सवालात नहीं, आप लोग हमसे गपशप लगाना चाहते हैं, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, शेयर करें। हमारे नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर मंडे से ऑनवर्ड जो है वो शुरू हो जाएंगे, और मॉर्निंग शो के दौरान आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और हम आपको जो है ना वो लाइव शामिल करेंगे। नंबर हमारा और अभी भी स्क्रीन पर आ चुका है, और मंडे को 11 से लेकर 12 बजे का जो घंटा होगा उसमें जो भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आप उनसे बात भी कर सकते हैं, आप उनसे राय भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप हमें भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या चीज़ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं, जिन पर आप अवेयरनेस चाहते हैं, हम वो ज़रूर शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत से आप ख्याल रखें, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।